बोलते हैं, बैग बोलते हैं, है ना। आ जाइए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सुबह से शाम तक थोड़ा ज्यादा ही करते रहते हैं। इसे अंग्रेजी हिंदी के अंदर अंग्रेजी का जो स्वभाव है वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ममेरा फुफेरा भाई है वो, या कह लीजिए दोनों चचेरा भाई के जैसा है, या कह लीजिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों एक दूसरे की बहन है। अगर हिंदी हमारी माँ है तो अंग्रेजी तो छोटा मोटा मौसी तो लगेगी ना, कि नहीं। तो समझ लीजिए कि हमारी मौसी है ये। इसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप देंगे, जहां जहां अंग्रेजी का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का परीक्षा आप दीजिए, चाहे आप यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे आप एसएससी लेवल का परीक्षा दीजिए, चाहे आप बैंक का परीक्षा दीजिए, चाहे आप एमटीएस दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, सीजीएल दीजिए, एलआईसी का एग्जामिनेशन दीजिए, आरबीआई का एग्जामिनेशन दीजिए, जहां पर भी अंग्रेजी आप लोगों को जरूरत है, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन दीजिए वहां भी अंग्रेजी पूछता है, चाहे आप टीचर्स का एग्जामिनेशन दीजिए वहां भी अंग्रेजी है। जहां भी अंग्रेजी आपको पूछा जाता है उस इंग्लिश में आपको 3 प्रकार से इंग्लिश का क्वेश्चन आपको पूछेगा। एक क्वेश्चन इंग्लिश का पूछेगा जो आपके ग्रामर से रिलेटेड होगा, एक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा, बीच में आपको कहेगा बताइए इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, क्या कुछ गलतियां ढूंढिए, या आपको कोई क्वेश्चन दे देगा जिसमें नीचे 4 ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, कहेगा कौन सा राइट वर्ड है, इसके अंदर आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो एक तो आपके क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्वेश्चन होगा वर्ड से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, इसमें आपको एंटोनिम पूछता है, समानार्थी, पर्यायवाची जिसको कहते हैं, या उसका अपोजिट मीनिंग वाला एंटोनिम, सिनोनिम, या पूछेगा अनेक शब्दों का एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक पूछेगा आपको आइडम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरा और लोकोक्तियां, जो भी आपके मुहावरे जो प्रयोग होते हैं वो पूछेगा। ये वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन होगा इसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है जैसे आपने 9, 10, 11, 12, 8, 9 हर समय आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़े हैं। आपको क्या करता है, एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज को कहेगा पढ़िए, समझिए, और नीचे उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, नीचे उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं, आप उसमें से आंसर को टिक कीजिए, लेकिन वो किसके अनुसार होगा, पैसेज के अनुसार होगा। क्लियर है। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो पैसेज हो गया। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपको कुछ सेंटेंस दे देगा और कहेगा ये सेंटेंस जो है इसको अरेंज नहीं किया हुआ है, यानी कुछ सेंटेंस ऐसा है जो जैसे तैसे लिखा हुआ है। अब आप उसको क्या कीजिए, उसको व्यवस्थित रूप में कर दीजिए, ताकि पहला सेंटेंस कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, ऐसा क्रम में उसको सजा करके लिखे। ये एक कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसको हम कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी सेंटेंसेज को व्यवस्थित करना, यानी उसे क्रम में सजा कर लिखना। एक क्वेश्चन ऐसा होगा। और तीसरा जो कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन होगा वो होगा कि एक पैसेज दिया हुआ होगा और पैसेज के बीच बीच में खाली जगह होगा, और कहेगा इस पैसेज के बीच में जहां जहां पर खाली जगह है वहां पर उसको वर्ड्स को भरिए और भर करके उस पैसेज को कंप्लीट कीजिए। ये आपको 3 तरह से क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का पूछेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन में 3 प्रकार से क्वेश्चन होगा। वर्ड्स में आपको क्वेश्चन होगा 4 प्रकार से। एक होगा एंटोनिम, दूसरा होगा सिनोनिम यानी पर्यायवाची, उसके बाद होगा विलोम यानी उल्टा, तीसरा होगा आइडम्स एंड फ्रेजेज यानी मुहावरा, और चौथा होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। और ग्रामर से रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मुख्यतः 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। एक आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको पूछेगा कि इसमें ई जाए मार वाज वेयर भरिए, आपको कोई प्रीपोजिशन भरिए, कोई कंजंक्शन भरिए, कोई प्रोनाउन भरिए, कोई एडजेक्टिव भरिए, ऐसा करके क्वेश्चन देगा।
या आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस को ऐसा दे देगा, एक सेंटेंस मान लो हम कहते हैं एक सेंटेंस दे देगा, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ऐसा दे देगा। अब आपको क्या करेगा, ऐसे डिवाइड कर देगा आपको 3 पार्ट में, और इस पार्ट का नाम रखेगा ए, इस पार्ट का नाम है बी, इस पार्ट का नाम है सी, और यहां पर चौथा नंबर पार्ट जो होगा उसका नाम रखेगा डी नंबर में, नो एरर। वीडियो रुक रहा है, वीडियो फंस रहा है, वीडियो फंस रहा है। आप लोगों के पास है, ऐप है, खोल के देखो जरा वीडियो रुक रहा है क्या। वीडियो रुकने का 2 कारण हो सकता है, या तो यहां से रीजन हो सकता है, या तो आप देखो आपका नेट उट खत्म हो गया होगा, या आपका कमजोर हो गया होगा, जहां आपका टावर पर ठीक से नहीं आ रहा होगा, या तो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे पहले से ध्यान रखें, नेट बचा कर रखना है, इन्हें कि पहले ही सब आपका फेसबुक और व्हाट्सएप चला दीजिए। चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है। देखो तुम अपना नेटवर्क ठीक करो, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वीडियो रुक रहा है तो आप देख लीजिए, उसका नेटवर्क ठीक कर लीजिए आप लोग। आपका हो सकता है वहां आपके नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा हो, इसलिए कभी कभी ऐसी समस्या होती है। जरा देखिए हमारी बात क्या कर रहे हैं, ठीक आ रहा है, बढ़िया। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। अब बेटा देखो यहां क्या कह रहा है, कहता है एक सेंटेंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, और आपसे कहेगा कि बताइए किसी एक पार्ट में ग्रामर से संबंधित कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई गलतियां हैं ग्रामर से संबंधित। जैसे ए पार्ट में कहता है ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। अभी चूंकि आप नहीं पढ़े हैं इसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये सी पार्ट में आपका एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर क्या है, लीडर के बदले हमको लीडर्स होना चाहिए, ऐसा हम जब रूल पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। तो आपका आंसर अगर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो OMR शीट मिलेगा उस पर कौन सा कॉलम रख देना है, सी नंबर कॉलम को रख देना है, और ये पूछ रहा है कि कहां आपका एरर है, इस तरह से आपको एरर पूछेगा। तो यही आपके क्वेश्चन का पैटर्न होगा, इसी 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन अंग्रेजी के पूछे जाएंगे, ठीक है बात। मोस्ट ऑफ द बच्चे ज्यादातर दिमाग में रखते हैं कि हमको रेलवे की तैयारी करनी है ना बात, और रेलवे में अंग्रेजी नहीं आता है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। चलो जो तैयारी कर रहे हैं उसकी बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप जब फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो मैथ्स तो पूरा पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पूरा पढ़ रहे हैं, CS आप पूरा पढ़ रहे हैं। जब आप इन सारी चीजों को पढ़ ही रहे हैं तो आप SSC के लिए आपका MTS का हमेशा हर साल वैकेंसी आता है, CHSL की हमेशा हर साल वैकेंसी आती है, और तैयारी वही करना है जो आप बाकी के लिए कर रहे हैं। अगर आप फाउंडेशन में हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे की वैकेंसी आ रही है तो ठीक है, कभी कभी तो बहुत लंबे लंबे समय पर आती है, और SSC की वैकेंसी हर एक साल आती है, और इसका अपना एक कैलेंडर है, इसका कैलेंडर कभी खत्म नहीं होता, इसका कैलेंडर हर एक साल है। अभी देखो MTS का एग्जामिनेशन चल रहा है और NTS आपका नोटिफिकेशन दे दिया है कि नहीं, नया फिर अब आपको फॉर्म भरने के लिए दे दिया उसने, और आपका वैकेंसी भी ठीक ही ठाक होता है। तो हर एक साल अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है तो MTS, CHS और CGL मिला के लगभग 10,000 वैकेंसी आ जाती है। तो 10,000 वैकेंसी आपको मिल रही है तो आप तैयारी वही कर रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत और अंग्रेजी पर थोड़ा सा कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। और ईमानदारी से केवल क्लास आते रहिए, और जितना हम आपको कराते हैं आपका तैयारी पूरा हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन आपका केवल जिम्मेदारी है कि आप रेगुलर क्लास आते रहें। कॉपी बना लेनी है ग्रामर की एक अलग से, ये नहीं कि किसी कॉपी में ग्रामर का कोई पार्ट लिख लेना है। इंग्लिश के लिए अलग से कॉपी बनानी है, 2 कॉपी आपकी रखनी है, एक आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए कॉपी रखनी है और एक आपको इंग्लिश के वर्ड्स के लिए कॉपी रखनी है। अभी तो आपको ग्रामर से शुरू होगा, अभी वर्ड्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी ग्रामर से आपका शुरू होगा।
तो आपके ग्रामर के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। आज अगर आपके पास अलग से कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कहीं आज नोट कर लीजिए, लेकिन अगले क्लास से ग्रामर की कॉपी क्लास में लेके आइएगा और उसी में नोट कीजिएगा। बस एक ही काम करना है कि यहां जितनी देर हम पढ़ा दें, घर पर जाके उसको एक बार और रिवाइज करके आ जाए, बस इतना ही काम करना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। फिर अपने आप आपके जो पल्ले अंग्रेजी बहुत बार जो नहीं पढ़ता है वो धीरे धीरे करके पढ़ने लगेगा। आप पहली बार जब स्विमिंग सीखने जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि स्विमिंग जब आप सीखते हैं पहली बार, फर्स्ट बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अच्छा बात है, पहली बार पढ़िए और हम कोशिश करेंगे कि पहली बार पढ़ें और ये अंतिम बार हो, है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो। इतना मेहनत आप करें और आप हमसे मेहनत करा लीजिए, हम एक कदम आपके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और दो चीजें हैं, हमको पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए। इस 25 ईयर्स का एक लाभ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे एक अनुभव का लाभ आपको भी मिलेगा, है कि नहीं? और आप एक साल एग्जामिनेशन देंगे, बेटा हम हर एक साल एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि आप जो एग्जामिनेशन दे के आते हैं उसका क्वेश्चन हम एक बार जरूर देखते हैं कि इस बार कोई पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ, इस बार नया क्वेश्चन जो आया तो उसका कोई बदलाव तो नहीं हुआ, या और कुछ अलग चीज तो नहीं पूछा, वर्ड्स अलग तो नहीं पूछा, कुछ फ्रेजेज अलग तो नहीं दिया है। हम आपका सबका उसका करेक्शन रखते हैं और हम बच्चों को उसको बताते हैं। और दूसरी बात है, मेहनत का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कितना जानते हैं आप नहीं जानते, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। नहीं जानने की इच्छा है, इसमें शर्माने की बात है। अगर आपके पास जानने की इच्छा ही खत्म हो गई है तो यह शर्म की बात है। लेकिन हम नहीं जानते हैं, हो सकता है हम नहीं पढ़े नहीं जानते, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा है नहीं जानते। इसलिए अगर आप पढ़ जाइए तो जान जाइएगा, तो मेहनत आपके हाथ में है। कहा भी जाता है कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। क्या? कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो आपके मेहनत का कुआं कितना गहरा है, आपने कितने मेहनत से कुआं खोदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार पानी मिला वहीं पर आपने छोड़ दिया खोदना, तो वहां खारा पानी भी हो सकता है। थोड़ा और गहरा जाओ और मीठा पानी मिलेगा। देखो चापाकल जब खोदा जाता है तो कहते हैं ये पहला पानी है, यहां पर हम चापाकल बांधेंगे नहीं, थोड़ा और नीचे ले जाएंगे, तो गहरा ले जाओ, 300 फीट पर ले जाओ, 250 फीट पर ले जाओ, कहते हैं अब पानी, अब मोटा बालू मिला है यहां से, अब पानी जरा बढ़िया मिला है, मीठा मिलेगा। तो आप अपने मेहनत का आधार भी बड़ा कर लीजिए, कुआं गहरा खोद लीजिए, तो आपका जल भी मीठा हो जाएगा। हम आपसे आज कुछ थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो जीवन में सफलता के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण चीज हैं, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जीवन में सफल होने के लिए। एक है आपका लेबर, क्या, और एक है हमारा लक। एक है हमारा मेहनत और एक है हमारा भाग्य। ये भाग्य भी उसी का साथ देता है जो लोग मेहनती हैं। आप अगर मेहनती नहीं है, ईश्वर आपके भाग्य में देना चाह रहा है, लेकिन आप मेहनती नहीं कर रहे हो, एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, तो पढ़ के तो देखो, फिर आपको अपने आप मिलने लगेगा। अब जैसे ऐसे समझो, आप एक कोई बैंक का एक एग्जांपल ले लो, बैंक लॉकर की बात करो। बैंक में एक लॉकर है और आपको मालूम है कि लॉकर के अंदर हम कीमती वस्तुएं रखते हैं, घर के जेवर गहने, है ना, घर के जो कीमती चीजें हैं उनको हम लॉकर में रखते हैं। और जब किसी बैंक में लॉकर आप खुलवाओगे तो लॉकर की दो चाबियां होती हैं। एक चाबी होता है ग्राहक के पास जिसका लॉकर है, मान लो आपने खुलवाया लॉकर तो एक चाबी आपके पास है, और एक जो चाबी होगा वो बैंकर के पास होगा, जो बैंक वाला है उसके पास होगा। आपका ये नहीं है
कि आप जिस दिन चाहोगे मन किया बैंक गए, लॉकर अपनी चाबी से खोल लोगे, नहीं खुलेगा। जब तक आप दोनों चाबी नहीं लगाओगे तब तक बैंक का लॉकर नहीं खुलेगा। तो आप लॉकर में जब जाओगे अपना सामान खोलने के लिए भी, तो आप अपनी चाबी लगाओगे और बैंकर के पास जो एक चाबी है वो भी लगाएगा वो, और दोनों चाबी के घुमाने का अपना एक निश्चित डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में घुमाएगा तो लॉकर खुलेगा। ठीक वैसे ही आपको भी ईश्वर ने एक लॉकर दिया है, और उस लॉकर में सबसे कीमती सामान आपका बंद है, और वो है आपकी सफलता, वो है आपका सक्सेस जो आपके लॉकर में बंद है। और उसकी भी दो चाबियां हैं, एक चाबी का नाम है लेबर और एक चाबी का नाम है लक। बैंक किसका है? उसका। और लॉकर किसको दिया? आपको दिया। तो चाबी दो है, एक चाबी आपके हाथ में, एक चाबी उस खुदा के हाथ में, उस ऊपर वाले के हाथ में। आपके हाथ में जो चाबी है उसका नाम है लेबर, और ऊपर वाले के हाथ में जो चाबी है उसका नाम है लक। आपको पता है कि वो अपनी चाबी कब लगाएगा? पता है क्या? खुदा, क्या भगवान आपके सक्सेस वाली तिजोरी का वो जो लक वाली चाबी है कब लगाएगा आपके लॉकर में? है पता? नहीं पता है। तो क्या करना है? आपको अपना जो चाबी है लेबर वाला वो हमेशा लॉकर में डाल के घुमाते रहना है, क्योंकि आपके लेबर करते रहने से, हमेशा चाबी घुमाते रहने से, जिस दिन वो आपके लॉकर में चाबी लगाएगा उसी दिन आपका लॉकर खुल जाएगा, क्योंकि आप तो हमेशा लगाए रहे हो। क्या नहीं? उस दिन आपका लॉकर खुल जाएगा। तो आप अपने लेबर वाली चाबी हमेशा घुमाते रहिए। वो भी है नहीं कि बहुत मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि जिसने उब करके किनारे बैठ गया वो उसको कुछ नहीं मिलता। एक मछुआरा समुद्र के किनारे जाकर समुद्र के अथाह पानी को देख कर किनारे बैठ जाए तो मोती उसके हाथ नहीं आता, शीप उसके हाथ में नहीं पड़ता, है ना। जो शीप जिसके अंदर मोती होता है वो किनारे बैठने वाले मछुआरे को नहीं मिलता। इसलिए जो डूबता है वही पाता है, जो पानी में उतरेगा नहीं वो तैरना नहीं सीखेगा। तो आपको आज हम ले चल रहे हैं एक ऐसे तालाब में, एक ऐसे नदी में, एक ऐसे समुद्र में जो अंग्रेजी का समुद्र है, और हम आपको तैरना सिखाते हैं। हम आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा हाथ पांव मारिएगा आप, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। फर्क इतना ही है कि आपको स्विमिंग पूल में रोज आना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दिन आए और एक सप्ताह तक गायब हो गए, तब तो आप एक सप्ताह तक गायब हो गए, फिर आपको पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर आप वहीं रह जाइएगा। लेकिन रेगुलर आपको रहना होगा, तभी आपका काम चलने वाला है। चलिए आज हम बात करते हैं अंग्रेजी की। अब कुछ छोटी छोटी बात करते हैं। हम आपको अंग्रेजी कहां से शुरू कर रहे हैं? देखो, मुझे पता आपको कुछ नहीं पता है, हम मान के चलते हैं आपको अंग्रेजी नहीं आती है, एकदम सही माने हैं? चलो ठीक है, तो हम आपको यहां से शुरू करेंगे, NO नो से शुरू करते हैं, ठीक है? और NO नो से हमारी यात्रा शुरू होगी और हम आपको NOW नो तक ले जाएंगे, ठीक है? इस नो से यात्रा शुरू करेंगे और इस नो तक आपको ले जाएंगे, यानी फ्रॉम नो टू नो, यानी नहीं से जानकारी तक की यात्रा हमारी शुरू हो रही है। यानी नो से नो की यात्रा है हमारी। अब जरा देखते हैं इस यात्रा में सबसे जो पहला पड़ाव है हमारा, जो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट फेज है। जब भी आप अंग्रेजी बचपन में शुरू किए थे पढ़ना तो कैसे किए थे? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है? आप लोग सब जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं? अच्छा, बोर्ड पर भी लगा हुआ है, आप ऑफिस में जाते हो वहां भी देखिएगा। ऐसे मेरा नाम है, जान लीजिए आप लोग, मेरा नाम है SK सिन्हा, पूरा नाम है संजय कुमार सिन्हा। हमारे बारे में और विशेष इंफॉर्मेशन, है ना, अगर चाहिए आपको तो आप अपने मोबाइल के गूगल पर जाइएगा,
SK सिन्हा इंग्लिश क्लासेस टाइप कीजिएगा, मेरे बारे में पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, मेरा फोटो से लेकर, मेरे क्लासरूम के सीन से लेकर के, मेरे मोबाइल नंबर से लेकर के, मेरी सारी चीज़ें उसमें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसे हमारे बारे में बाकी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल से पूछो, मुझे वो जानता है, गूगल से पूछो वो मुझे जानता है, इसलिए आप मुझे जानने के लिए गूगल कर सकते हैं क्या। चलिए अब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, अंग्रेजी कहां से शुरू होती है। तो हम सबसे पहले अंग्रेजी के लिए बचपन में जब आप टीचर के पास पढ़ने गए थे तो सबसे पहले टीचर ने आपको अल्फाबेट पढ़ाया था। हर एक भाषा का अपना अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी का भी अपना अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, और ये लेटर्स आपके 3 प्रकार के हैं। एक है आपके वॉवेल, एक है आपका कॉन्सोनेंट, और तीसरा है आपका सेमी वॉवेल। ये 3 प्रकार के आपके लेटर्स आपको दिखेंगे। 26 लेटर्स में 3 प्रकार के लेटर आपको दिखेंगे। वॉवेल जिनकी संख्या है 5, जिसको आप कह सकते हैं A, E, I, O और U, ये 5 आपके वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट में इनकी संख्या है 19, और सेमी वॉवेल इनकी संख्या है 2, जिसमें आपके W और Y आ गए, और 19 में आप कह सकते हैं रेस्ट जितने भी बच गए वो सबके सब आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। अल्फाबेट को डिवीजन करने का एक तरीका और भी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी वर्ड लेटर्स हैं वो 2 ही प्रकार के लेटर्स होते हैं, एक हमारे वॉवेल होते हैं और दूसरे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम ये डिवीजन करें तो कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है और वॉवेल की संख्या 5 है। इसी वॉवेल में, इसी कॉन्सोनेंट में से हम 2 आपके कॉन्सोनेंट निकाल देते हैं, और ये 2 निकल करके सेमी वॉवेल में चला आता है। W और Y जिनका काम है, इनको सेमी वॉवेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि W और Y 2 हमारे ऐसे लेटर्स हैं जो कभी कभी कॉन्सोनेंट के जैसा भी काम करता है और कभी कभी वॉवेल की तरह भी काम करता है। हम यही रीजन है कि इसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पढ़ते हैं ना, सेमी स्फेयर, अर्धगोला, है कि नहीं। सेमी वॉवेल आपने बहुत सारा संस्था सुना होगा, सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी संस्थान, जैसे LIC अर्ध सरकारी संस्थान है ना, उसमें अर्ध सरकारी है वो। जैसे आपका पटना में एक हॉस्पिटल है मेदांता, ये अर्ध सरकारी है क्योंकि उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पैसा लगा हुआ है। अर्ध सरकारी जिसमें कुछ शेयर जो है सरकार का है, पब्लिक का है, और कुछ शेयर आपके प्राइवेट, इसको अर्ध सरकारी तो सेमी कहते हैं। आपने सुना होगा साइंस में सेमी कंडक्टर, पढ़ेंगे नहीं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, जो कभी कभी काम कंडक्टर के जैसा भी कर लेता है। ठीक वही बात यहां भी है, यह सेमी वॉवेल जो कभी कभी वॉवेल की तरह भी काम कर दे, इसको कहते हैं सेमी वॉवेल। W और Y को हम कहते हैं सेमी वॉवेल। अब हम बात करते हैं W और Y को हम सेमी वॉवेल कहते क्यों हैं, क्या कारण है W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। तो सेमी का मतलब मैंने कहा आधा यानी अर्ध। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी W और Y वॉवेल के जैसा भी काम करने लगता है, इसलिए हम इसे सेमी वॉवेल कहते हैं। बेसिकली ये है कॉन्सोनेंट, है ना, बेसिकली ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ये कभी कभी वॉवेल के जैसा भी काम करने लगता है, इसलिए हम इसे सेमी वॉवेल की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखा देते हैं, हम आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। चलो बेटा क्या लिखा हुआ है, फ्लाई। अब जरा वाई का उच्चारण करके देखो, फ्लाई तो आई की तरह उच्चारण हुआ,
वाई का उच्चारण कैसा हो रहा है? आप हिंदी में लिख के देखो, फ्लाई तो ई बन के आया कि नहीं? और हिंदी में ई हम क्या कहते हैं इसको? कॉन्सोनेंट कहेंगे, वॉवेल कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे वॉवेल। स्वर के जैसा उच्चारण हो रहा है। तो देखो वाई का हमारा उच्चारण किसके जैसा हो गया? वॉवेल के जैसा। इसलिए हम वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। एक और देख लो। चलो हम बात करते हैं स्लो। स्लो का उच्चारण करके देखो कैसे लिखते हो? स्लो ओ। तो डब्ल्यू का उच्चारण ओ के साथ मिलकर के वॉवेल की तरह साउंड कर रहा है कि नहीं? इसलिए हम डब्ल्यू को कभी कभी वॉवेल की तरह भी उच्चारण हो जाता है, वाई कभी कभी वॉवेल की तरह भी उच्चारण हो जाता है। इसलिए हम इसे ना तो पूरी तरह वॉवेल कहते हैं, ना ही पूरी तरह कॉन्सोनेंट कहते हैं। हम दोनों के बीच में सेमी वॉवेल कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है। अब आप एक बात देखो, अंग्रेजी में लेटर है 26। अंग्रेजी में लेटर है 26, लेकिन आप जब इसके उच्चारण करोगे तो आपके केवल 26 उच्चारण ही नहीं है, आपके उच्चारण है बहुत ज्यादा। लेटर लेकिन है 26। यही रीजन है कि एक लेटर के कई उच्चारण अंग्रेजी में हो जाते हैं। एक लेटर के उच्चारण अंग्रेजी में कई सारे उच्चारण होते हैं। जैसे मान लो एक लेटर है सी। अब सी का उच्चारण आपने सा भी देखा होगा, और सी का उच्चारण आपने क भी सुना होगा। अब जैसे देख लो, हम यहां लिख देते हैं CENTRE। हम क्या पढ़ेंगे इसको? सेंटर। और अगर हम COLOUR पढ़ें, अब क्या पढ़ोगे आप इसको? कलर। तो सी का उच्चारण यहां का है और यहां सी का उच्चारण यहां स है। एक ही लेटर एक से अधिक उच्चारण करता है। उसका कारण यह है क्योंकि लेटर 26 ही है और उच्चारण है अधिक, है ना? इसलिए हमको एक लेटर से कई काम करवाना पड़ता है कि नहीं? अब आप देखो, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री है ना? केमिस्ट्री। अब जरा बताओ, ये सीएच से तो बचपन में टीचर पढ़ाए थे कि बेटा चाह होता है, तो पढ़ो केमिस्ट्री। बोले नहीं, यहां तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना? अब चलो ठीक है, केमिस्ट्री आप पढ़ लिए। अब हम पूछते हैं आपसे, केमिस्ट्री में के मान लो हमारे कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक सर हैं जिनका नाम है चोपड़ा। चोपड़ा सर, आप कैसे लिखोगे? ऐसे चोपड़ा। हाँ? ये सीएस से क्या हो गया? क्या? ये सीएस से क्या हो गया? का। अगर आप कहते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो कहिए मिस्टर कोपड़ा, और कहते हैं चोपड़ा तो कहिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। कैसा हो सकता है? एक के कई उच्चारण है। अच्छा, एक बात आपसे शेयर करते हैं। देखो उच्चारण का मामला है, जरा सुनो। एक दिन एक आदमी एक दुकान गया, ठीक है? उच्चारण का मामला है, सुनना। एक दिन एक आदमी दुकान गया। अभी दुकान सुबह सुबह खुल ही रहा था कि वो आदमी दुकान का शटर खुला और गया, दुकानदार से कहा, भाई जी, उसको एक चाकू खरीदना था। क्या खरीदना था? चाकू खरीदना था। चाकू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाइफ। उसको नाइफ खरीदना था। उसने कहा, भाई जी जरा एगो का नाइफ दीजिए तो। क्या कहा उसने दुकानदार से? एगो कनाइफ दीजिए। अच्छा, दुकानदार गुस्सा गया, बोला कि नाइफ होता है कि कनाइफ होता है? बोलता है वो कहता था कि कनाइफ होता है, दुकानदार कहे कि नाइफ होता है। अच्छा, दुकानदार कितना पढ़ा लिखा था सो सुनो। दुकानदार ने कहा कि क्या लिखा हुआ है जी? नॉलेज लिखा हुआ है ना? अब दुकानदार ने कहा कि जब तुमको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है तो अंग्रेजी क्यों बोलते हो?
अच्छा, वो भी उतना ही पढ़ा लिखा था, है ना। उसने कहा जब तुमको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है। बोला कैसे नहीं है? बोला कनाइप थोड़ी होता है, नाइप होता है। वो कहे तुमको का नॉलेज नहीं है, ये कहे कनाइप होता है। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया तो बिहार के किसी जगह पर झगड़ा हो जाए दुकान दुकान में, तो बिहार के आदमी को फुर्सत बहुत है, वही कुर्सी से निकाल के बैठ जाता है। लोग झगड़ा हो रहा है, लड़ाई देखेंगे, तो बहुत सारे लोग भीड़ लगा दिए। मामला चला कर रहे हैं कि क्या झगड़ा क्या है? बोला सुबह सुबह आया है, ये नाइब को कनाई बोल दिया, इसी बात का झगड़ा है। और दुकानदार कहता है तुमको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है। ठीक बगल से एक वकील साहब जा रहे थे। वकील साहब को लोगों ने पकड़ा और पकड़ के कहा वकील साहब जरा फैसला कर दीजिए, देखिए दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। वकील साहब ने दुकानदार से पूछा भाई झगड़ा क्या है? उसने कहा महाराज सुबह सुबह दुकान खोले, मेरा बोहनी खराब कर दिया। आप ही बताइए कि नाइफ होता है कि कनाइफ होता है? जब इसको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है तो अंग्रेजी क्यों बोलता है? अब वकील साहब बिहार के कॉलेज से ही पढ़े लिखे थे और कहीं कहीं से एलएलबी कर लिए थे। अंग्रेजी उनका भी बड़ा मस्त था। उन्होंने कहा भाई ठीक कहता है, दुकानदार तो तुमको ठीक कह रहा है, जब तुमको अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर तुम वरोंग क्यों बोलते हो? अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या बोलते हो? वरोंग क्यों बोलते हो? ये क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग। इसका उच्चारण क्या करेंगे? वरोंग। ये है अंग्रेजी, दिखे कुछ और होता कुछ और है। कभी कभी पूरा का पूरा साइलेंट। देखो क्या लिखा हुआ है? सुनामी। टी कहां गया? हमको तो अंग्रेजों पर कभी कभी लगता है एक तो इसका अक्षरों की संख्या ही कम है, फिर भी ऐसे ही बर्बाद करता रहता है। ये बर्बाद करना है भाई। आप रॉन्ग लिखते हैं ऐसे ही तो क्या दिक्कत हो जाता? नाइप अगर लिखते आप NIAP नाइप लिखते तो कौन सा आफत हो जाता? कोई आफत नहीं हो जाता। लेकिन उसने थोड़ा टेढ़ा बनाया, है ना। इसलिए कनाइप का के साइलेंट, रॉन्ग का W साइलेंट, नॉलेज का के साइलेंट, सुनामी का टी साइलेंट, है कि नहीं। आपका फिलॉसफी लिखिए, है ना, साइकोलॉजी लिखिए पी साइलेंट, फिलॉसफी तो नहीं साइकोलॉजी, पी साइलेंट। ऐसे ना जाने कितने साइलेंट वर्ड हैं। अब इतना ही नहीं, आप जब लिखते हो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, SHOULD, क्या लिखा हुआ है? यहां पढ़ते हैं शुड, एल का उच्चारण है, एल का उच्चारण कर दो शुल्ड, कुल्ड, वुल्ड, तो कहेंगे एरर है। आप इसको कहते हैं शुड, कुड, उड, एल का उच्चारण नहीं होता है। फिर जहां उच्चारण होता है लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी उसने जैसा बनाया है वैसा हमको और आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो 26 लेटर थे वो 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया। एक था आपका कॉन्सोनेंट, दूसरा आपका वॉवेल, तीसरा आपका सेमी वॉवेल। लेकिन मैंने आपको यह भी बात कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा कॉन्सोनेंट की संख्या है 21। आपसे कोई पूछे कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21, क्योंकि जो 2 सेमी वॉवेल में गया वो भी कॉन्सोनेंट ही है, जो इसका हमने केवल नेचर्स के साथ हमने नाम बदल दिया उसका। और आपसे कोई पूछे कि वॉवेल की संख्या कितनी है तो कहिएगा 5। अब हमसे आपको एक नई चीज बता रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवेल लेटर तो 5 है लेकिन वॉवेल साउंड्स कितने हैं? है तो ये 5, लेकिन वॉवेल के साउंड किसने हैं? तो आपको याद रखना है वॉवेल के साउंड हैं 20, संख्या है 5 और वॉवेल का साउंड कितना है? 20। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21, लेकिन इसके साउंड है 24। यानी टोटल मिला के 44 साउंड्स हैं। मिला जुला के फिर आपका आ जाएगा हिंदी वाला परी, है ना।
हिंदी में भी कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन की संख्या मिला लो, 35 और 11 लगभग 52 हो जाता है, उसमें भी है ना, 52 हो जाता है, 52 हो जाता है वहां। और 52 इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कुछ विदेशों वाला भी जोड़ लेते हैं उसमें, इसलिए भी हो जाता है। लेकिन मूल रूप से तो आपका 32 ही आपके कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, व्यंजन में, और 10 आपका मूल स्वर में आ जाता है। तो 12 32 और 10 42 हो गया। और 2 आपके और जुड़ जाते हैं, री वाला एक जुड़ जाता है, एक ओ वाला जुड़ जाता है, तो 44 वहां भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के वहां पर भी मामला है, और यहां पर भी साउंड कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। लेटर देखने में कितना है, 26, लेकिन उच्चारण कितने तरह से होगा। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन कहां पूछ देता है, आप टीचर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, या आपका एग्जामिनेशन कभी कभी बैंक इसका क्या कहते हैं, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन या स्टेट पुलिस का जहां भी एग्जामिनेशन आता है जिसमें इंग्लिश पूछता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी वॉवेल्स आर इन अल्फाबेट, तो कहिएगा 5। और आपसे अगर पूछेगा हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स, तो कहिएगा 20। हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स, कहिएगा 24। अगर पूछेगा हाउ मेनी साउंड्स ऑफ 26 लेटर्स, वो 2600 लेटर के कितने साउंड्स हैं, तो कहिएगा 44। क्लियर आपका, ये आपकी बात हो गई। जब आप लेटर पढ़ लेते हैं तो लेटर के बाद आप क्या पढ़े थे, बचपन में याद करो, लेटर के बाद आप क्या पढ़े थे, लेटर के बाद आप वर्ड पढ़े थे ना, लेटर के बाद आप वर्ड पढ़े थे। और वर्ड किसको कहते हैं, अक्षरों के समूह को। लेटर के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं, लेकिन कैसा ग्रुप होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हाँ, मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो हम इसे वर्ड की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब जैसे मान लो हम बुक लिखते हैं, अगर आप इसे ऐसे सजा दें तो लेटर तो सेम है जी दोनों में, लेटर तो दोनों में सेम है, लेकिन इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, इसे ये वर्ड नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है, इसलिए बुक हमारा वर्ड है। तो वर्ड के बनने के लिए लेटर की जरूरत है, और लेटर को अगर आप कंबाइन कर दें, जोड़ दें, कॉम्बिनेशन बना दें, और उसका अगर कोई डिक्शनरी में अर्थ निकलता है तो हम उसे कहते हैं कि वो वर्ड हमारा हो गया। ठीक है। अब जरा वर्ड का, कभी कभी आप देखोगे वर्ड को संख्या बढ़ाने के लिए, किसी शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपका एक शब्द है लार्ज, ठीक है, और लार्ज से कई वर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने इसमें LY जोड़ दिया तो क्या बन गया, लार्जली बन गया। अब देखो हमने EN जोड़ दिया लार्ज के पहले, अब क्या बन गया, अब बन गया हमारा N लार्ज। अगर मान लो हम लार्ज के साथ ER जोड़ दें तो क्या बन गया हमारा, बन गया लार्जर। लार्ज के साथ यदि हम EST जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा, लार्जेस्ट। इस तरीके से ओरिजिनल वर्ड कौन है हमारा, लार्ज, हमारा यही ओरिजिनल वर्ड था। हमने कहीं LY, कहीं EN, कभी ER, कहीं EST, हमने ये जो जोड़ के रखा, ये क्यों रखा, क्यों रखे हम इसको क्यों हमने प्रयोग किया, और इसको कहते क्या है हिंदी में, इसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं ना, हिंदी में इसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। और इसका काम क्या है, शब्दों की संख्या बढ़ाना। तो ये शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए आ गया। और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं मॉर्फेम। क्या बोलते हैं जी, मॉर्फेम। जो मॉर्फेम होता है 3 प्रकार का, एक होगा आपका प्रीफिक्स, जिसको हम कहते हैं उपसर्ग, इसको कहेंगे उपसर्ग, ये प्रीफिक्स है। दूसरा आपका सफिक्स, इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप प्रत्यय। और तीसरा है हमारा इनफिक्स, ये क्या है हमारा, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं मध्य सर्ग। हालांकि ये हिंदी में होता नहीं है,
ये 3 ही होते हैं आपके, अंग्रेजी में 3 होते हैं, अंग्रेजी में 3 नहीं होते हैं, है ना, अंग्रेजी में 3 नहीं होते हैं, अंग्रेजी में 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। आपने यहां पर बहुत सारा आपने देखा है, अभी उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ, देख लीजिए यहां क्या लग गया, प्रत्यय यानी सफिक्स लग गया, यहां ईएन क्या लग गया, उपसर्ग लग गया यानी प्रेफिक्स लग गया, यहां ईआर क्या लग गया, सफिक्स लग गया, यहां ईएसटी क्या लग गया, क्या लग गया, सफिक्स लग गया। अब मामला बनता है कि इनफिक्स क्या है ना, इनफिक्स क्या है, तो हम आपको आज इनफिक्स पढ़ाते हैं और उसके बाद आपको छोड़ते हैं। देखिए इनफिक्स क्या है, आप याद करो, जब आप नाउन के सिंगुलर से प्लुरल बनाने का आपने जब तरीका पढ़ा था, याद कीजिए, जब सिंगुलर से प्लुरल बनाने का आपने तरीका पढ़ा था तो आपने एक चीज देखा होगा, सिंगुलर से प्लुरल बनाते समय कैसा देखा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, फूट मतलब पांव या पैर, इसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो क्या बन गया, ये फीट बन गया। ये जो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ये जो वोवेल का आपने चेंज किया ना, इसी को इनफिक्स कहते हैं, इसी को इनफिक्स कहते हैं। मतलब किसी एक वोवेल का दूसरे वोवेल में चेंज हो जाना इनफिक्स कहलाता है। इसमें उपसर्ग प्रत्यय के जैसा कुछ अलग से जुड़ता नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय में अलग से जुड़ते हैं, जबकि इनफिक्स में अलग से कुछ जुड़ता नहीं है, बल्कि उसके बीच वाले वोवेल का किसी दूसरे वोवेल में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम मैन का प्लूरल बनाएं तो क्या बनता है, तो क्या आपने चेंज किया, ए का ई में चेंज किया कि नहीं, इसी को इनफिक्स कहते हैं, इसी को इनफिक्स कहते हैं, है ना। जैसे एक और शब्द देख लीजिए इनफिक्स का, क्या लिखा हुआ है, बेसिस, या छोड़ो बेसिस को, दूसरा हम बताते हैं आपको जो आप जानते हैं। ये देखो आपने पढ़ा होगा, एक्सिस पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्सिस ग्राफ पेपर आपने एक्सिस पढ़ा होगा, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है मालूम है, एक्सिस का प्लूरल ऐसा होता है, एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। ये आई किसमें चेंज हो गया, ई में चेंज हो गया, इसी चेंज को हम क्या कहेंगे, इसी चेंज को इनफिक्स कहेंगे। यानी इनफिक्स में किसका चेंज होगा, वोवेल का, इनफिक्स में कभी भी कॉन्सोनेंट का चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो चलिए आज यहां तक समझे, कोई प्रॉब्लम है किसी को, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे यानी अगले क्लास में।